ओके, सो फिजिक्स में लास्ट मतलब हमारी ये जो पार्ट 1 है वो बुक में हम लास्ट चैप्टर देखते हैं, ग्रेविटेशन। नहीं, मैंने चेक किया ये नई बुक इसलिए ही डाउनलोड की है कि जो टॉपिक डिलीट हुए हैं तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी जो है वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ये बुक अकॉर्डिंग टू ये ईयर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन है, एनसीईआरटी की वेबसाइट से ही ली है। तो सबसे पहली बात आती है ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन ऐसा नहीं है कि हम 11th में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल। एप्पल की स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं कि एप्पल गिरा और न्यूटन ने ढूंढ लिया ग्रेविटी। ओके, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एप्पल वाली स्टोरी ही है। ओके, हम देखते हैं कि 9th में भी हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटी के ऊपर। हमने देखा था कि जो सपोज सैटेलाइट्स है, वो सैटेलाइट्स प्लैनेट के अराउंड में कैसे रोटेट करते हैं। ओके, रोटेट भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं। ओके, देन स्टार के अराउंड में प्लैनेट कैसे, सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड में और स्टार के अराउंड में से हमारे सारे प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, वो सब हमने समझा था ग्रेविटी में। ओके, क्लास 9 में। तो वही सब चीज़ें वापस हमें बेसिक तो पता ही होना चाहिए, और जितना बेसिक ज़रूरी होगा वापस ये चैप्टर में दैट वी विल डिस्कस अगेन। तो वही सब है। और उस सबसे पहले बहुत सालों लगे, बहुत बहुत मैनी years have been gone, okay, to find this theorem। एंड पहले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर ये प्लैनेट्स की बात करें तो कि द मेन इज द अर्थ, अर्थ ही मेन है, और अर्थ के अराउंड में बाकी के सारे प्लैनेट, इवन द सन मूव कर रहे हैं। ओके, ऐसा बहुत सालों तक सब लोग ऐसे ही जिए और मर भी गए, वो यही बिलीव करते करते कि मेन अर्थ ही है, और अर्थ के अराउंड में ही सारे प्लैनेट्स और सन एंड सैटेलाइट सब कुछ अर्थ के अराउंड में ही घूम रहा है। फिर एक साइंटिस्ट आया, ओके, जिसका नाम था से कॉपरनिकस। ओके, कॉपरनिकस उसका नाम था। इफ व्हेन यू गो थ्रू इट सम नेम्स यू विल फाइंड। ओके, ये रहा, देखो कॉपरनिकस हमारे आर्यभट्ट का भी है। हमें तो मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स अगर पढ़ेंगे तो हम फिर ऐसे बोलेंगे भाई ये सब क्या नए नए 19th सेंचुरी 16th सेंचुरी में ढूंढ के आए। हमारे पास तो मतलब जब सेंचुरी गिनना उन्होंने स्टार्ट किया, ओके, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर द क्राइस्ट ऑल्सो, जब ये फर्स्ट सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी जब कैलेंडर डे गिनना शुरू किया, उससे पहले से हमारे पास साइंस पढ़ा है हमारे स्क्रिप्चर्स में। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट देयर राइट नाउ। अभी भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है, बट उससे भी ज्यादा जितना है उससे भी ज्यादा था। समहाउ वी लॉस्ट। ओके, बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, बहुत सारी वो हिस्ट्री का पार्ट हो गया वापस, कि बहुत सारे ऐसे दंगे हुए, रियोट्स हुए, अटैक्स हुए, जिसमें जानबूझकर हमारे स्क्रिप्चर्स को लूट लिया गया, मतलब चोरी कर लिया गया, और या तो फिर उसका मतलब जला दिया गया, होली कर दिया, ऐसा बोलते हैं। ओके, मतलब पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी में वो पूरा का पूरा जला दिया था। ओके, सो उसमें हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स वी हैव लॉस्ट, अदरवाइज हमारे पास सारी की सारी टेक्नोलॉजी थी। ओके, सो यही चीज़ है, ये तो वापस रिपीट ही होता जा रहा है। हमारे पास था, अभी ये ऐसा समझो कि ये सारी इंफॉर्मेशन है, अचानक से कुछ हो जाए, ओके, तो ऐसा समझो कि पर्टिकुलर जनरेशन खत्म हो जाए, लेकिन थोड़े लोग जिंदा हैं। अब वो जो थोड़े लोग जिंदा है उनके पास इसका कोई सोर्स नहीं है। ओके, और वो चले गए, लेकिन उनको पता है कि हाँ कोई ना कोई ऐसा कुछ कर रहा जरूर था, तो वो रिपीट होता जाता है, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो निकोलस कॉपरनिकस है, ओके, तो वो कॉपरनिकस पहला ऐसा बंदा था जिसने बोला कि नहीं भाई, अर्थ के अराउंड में नहीं, एक्चुअली वी ऑल आर मूविंग अराउंड द सन, अराउंड आवर स्टार, आवर सोलर सिस्टम का जो स्टार है, बिगेस्ट स्टार, बहुत सारे स्टार है लेकिन बिगेस्ट स्टार जो है सन, ओके, उसके अराउंड में हम सब घूम रहे हैं, हमारे सारे प्लैनेट्स एंड ऑल। सो कोई, लेकिन किसी ने कुछ माना नहीं, कॉपरनिकस तो आए और गए, कोई किसी ने बिलीव किया नहीं। उसने ऐसा बोला था लेकिन फर्स्ट टाइम। फिर आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तुम देखोगे तो सारे नाम तुम्हें मिलेंगे। ओके, टाइको ब्राहे आए थे, टाइको ब्राहे, उन्होंने थोड़े ग्रेविटी में
मैंने नाम लिखे हैं, इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट, ओके। से वैसे कुछ पूछा नहीं जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो कॉपरनिकस उन्होंने बात की, फिर टाइको ब्राहे उन्होंने ग्रेविटी के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन किए। केपलर, इनके बारे में तो हमें पढ़ना ही है, केपलर इफेक्ट के बारे में। देन एरिस्टोटल, हमें जाना पहचाना नाम, ओके। देन गैलीलियो भी आए थे, गैलीलियो ने भी बहुत सारे, ये सारे ही साइंटिस्ट ने ग्रेविटी के ऊपर काम किया है, ओके। लेकिन लास्ट में फिर सर आइजैक न्यूटन आए और उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। तो हमने सिर्फ उनका नाम याद रखा, बट इट्स नॉट दैट कि उन्होंने लास्ट में सब दे दिया इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ये सारी इंफॉर्मेशन का यूज किया और खुद ब खुद दे दिया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने भी बहुत टाइम तक, और ये तो एक कहने की बात है, ठीक है। इफ यू गो डीप, एक वर्ड बाय वर्ड तुम पढ़ोगे 11th का 12th का, तो तुम्हें पता चलेगा कि इट्स नॉट लाइक कि जस्ट एप्पल गिरा और ग्रेविटी फाइंड कर ली, नहीं। ये तो देखो कब आ रहे हैं, एप्पल तो यहाँ गिरा, ये सब लोगों का पहले से ग्रेविटी के ऊपर काम कर रहे हैं, सब लोग पहले से ग्रेविटी के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या किया, लेकिन फिर ये तो एक छोटे बच्चों को समझाने वाली बात है, ओके। जो 5th क्लास 6th 7th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए समझाने की बात है कि भाई ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे हुए थे आइजैक न्यूटन और एप्पल गिरा और फिर उनको थॉट आया कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। सो ये तो छोटे बच्चों की बात है। अगर और सिर्फ ये थॉट की वजह से ग्रेविटी वाज फाउंड, नो, नॉट लाइक दैट। बहुत लोगों पहले से काम कर रहे थे, वो सबके काम के बाद ये सबके काम को समझा और उसको आगे लेके गए, एंड इट इज जस्ट अ मोमेंट, एक इंसिडेंट था, फिर उनको पूरा ख्याल आ गया, ओके, सब समझ गए वो, और फिर उन्होंने हमारा ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दे दिया। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने। अगेन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, लेकिन उन्होंने जो काम किया उससे पहले भी बहुत कुछ काम हो चुका था ऑलरेडी, ओके। जैसे कि अभी अभी कोई नया आएगा और 190, 119, 120 वैसे ऑलरेडी बहुत कुछ ढूंढे जा चुके हैं एलिमेंट्स, ओके। लेकिन हमारी पढ़ाई में अभी नहीं आए हैं क्योंकि रिसर्च बेस पे है, उसके ऊपर थप्पा नहीं लगा है कि हाँ भाई इसको नाम दे दिया। अभी कल आएगा और कोई बोलेगा कि देखो मैंने एक एलिमेंट ढूंढा, ओके। तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो एलिमेंट किसी ने देखा नहीं। जैसे कि हम पेट्रोलियम की बात करें, सो पेट्रोलियम देखो, सोलर पैनल की बात कर लो, तो सपोज फ्रॉम लास्ट 10 years और फ्रॉम लास्ट 20 years वी आर यूजिंग दी सोलर एनर्जी। उससे पहले तो हम सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज नहीं कर रहे थे। दैट डज नॉट मीन कि उससे पहले सोलर एनर्जी नहीं थी, सन तो था ही, और सोलर की एनर्जी भी थी, सन में से बहुत सारी एनर्जी भी आ रही थी। हमें नहीं पता था कि ये सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे हम कन्वर्ट करें और उसका यूज करें। तो सब कुछ पहले से है, लेकिन रिसोर्सेज पहले से है। हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि उसके पीछे का साइंस क्या है, ये कैसे वर्क करता है, लाइक दैट, ओके। अभी भी ऐसा बहुत सारा साइंस है, ओके, जो अभी हमें नहीं पता है, बट इफ यू वर्क ऑन इट फॉर देखो, इट्स हार्ड वर्क, लक, एवरीथिंग कम्स इनटू इट। पता नहीं किसके बिहाफ में वो इन्वेंशन चली जाए, लेकिन काम किया वो तो नाम रहेगा। जैसे ये लोग ने काम किया है भाई, कॉपरनिकस ने काम किया है, टाइको ब्राहे ने काम किया है, सब लोगों ने काम किया है, तो नाम तो रहेगा कि भाई हम इन्होंने भी काम किया है। लास्ट में जिसके नाम पे, मतलब जैसे कि भाई हाँ हम डिटेल्ड में बात करें तो कोई एक टीम जीत गई, मैच चल रही है और टीम जीत गई, तो बोलेंगे हाँ इसकी कैप्टनशिप में हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। हाँ, उसकी कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप जीता, क्या वो अकेला खेल रहा था? नहीं, पूरी की पूरी टीम खेल रही थी। तो क्या फाइनल में इसने 100 मार दी और उसकी वजह से जीत गए? तो उसके पहले की मैचेस में भी उसने 100 मारे? नहीं, वो तो सिर्फ फाइनल में ही खेला। दैट मीन्स कि वो कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है कोई एक चीज ढूंढने के लिए, ओके। तो अभी भी वैसी सारी चीजें हम नहीं देखते मूवी में एंड ऑल कि भाई मेडिटेशन कर रहे हैं वो लोग, सपोज इतने डीप चले गए हैं, उनके पास ऐसी सिद्धियां आ गई है कि वो पानी पे चल सकते हैं। शायद सुना होगा तुम लोगों ने, मैंने तो सुना है, पढ़ा भी है, ओके, कि पानी पे वो चल सकते हैं, ग्राउंड लेवल से अप हो जाते हैं, ओके, 2 feet 3 feet, मतलब ऐसा समझो कि यहाँ
इतना इतना अप आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का अप आ जाएंगे ग्राउंड लेवल से मेडिटेशन करते करते। बट वो स्टेज में पहुंचना पड़ेगा। फिर इट्स नॉट अबाउट वो दिखावा के लिए नहीं होता, अच्छा तुम्हें आ गया चलो ऊपर उठ के दिखाओ। इट्स नॉट अ मिरेकल, वो मिरेकल नहीं है, वो साइंस है। और वो साइंस वो लोग जान रहे हैं, और जो लोग साइंस जान जाते हैं उनको दिखावे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि दे आर डूइंग फॉर समथिंग एल्स। वो मेडिटेशन कर रहे हैं कोई और, किसी और चीज को, किसी कोई एक और एलिमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए। ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये होना सब बाई प्रोडक्ट है। और हम बाई प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारा गोल भूल जाएंगे। ओके, जैसे कि भाई तुम्हें यहाँ से मुंबई जाना है, तो तुम यहाँ से मुंबई जाओगे, बीच में सूरत आएगा और बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, तो ये तो बाई प्रोडक्ट मिला भाई तुम्हें कि बीच में सूरत आना ही था और तुम्हें मिल गया। तुम बोलो अरे यार इतना अच्छा खाना है, मुंबई छोड़ो, हम यहीं रहे सेटल हो जाते, तो भटक गए तुम अपने गोल से। ओके, तो ये तो सब बाई प्रोडक्ट है। हम लोग बाई प्रोडक्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अरे ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन करना क्या है, मेन एम क्या है, दैट वी हैव टू सी। ओके, तो इट्स अबाउट द इन्वेंशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आइजैक न्यूटन सर ने ही बहुत कुछ किया है, बहुत सारे लोग पहले से करते आ रहे हैं, उनकी भी मेहनत है। लास्ट में सबके रिसर्च को समझा और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। ओके, सो और उन्होंने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया उसमें दो मेन चीज है। आइजैक न्यूटन ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो क्यों इन्होंने, इनका बहुत सारे लोगों ने काम किया था, लेकिन इन्होंने जो दिया उसको ही क्यों हमने मान्य रखा, मतलब क्यों हमने यही लॉ को अप्रूव किया लोगों ने, सारे वर्ल्ड ने, तो उसके लिए दो मेन पॉइंट है। एक, इट इज एप्लीकेबल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय आइजैक न्यूटन, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू एनी बॉडी, एनी टू बॉडी। ओके, कोई भी, मतलब इट इज अ लिविंग और इट इज अ नॉन लिविंग, किसी के भी बीच में वो लग सकता है। दैट इज द मेन थिंग। कोई भी, मतलब एक ये बुक है और ये मार्कर है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, हम लोग हैं लिविंग क्रिए, ये नॉन लिविंग था, लिविंग है, हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अर्थ मून ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लिविंग, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, जिसका मास ज्यादा हो, जिसका मास कम हो, जो स्टेशनरी हो, जो मूविंग में हो, एनीथिंग, कुछ भी ले लो, कुछ भी। ओके, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। बाकी जो लोगों ने काम किया था उसमें पर्टिकुलर कंडीशन थी कि यहाँ यहाँ लगेगा, यहाँ यहाँ नहीं लगेगा एंड ऑल, लेकिन ये लॉ ऐसा है कि हर जगह लगता है, हर जगह। और कोई भी एलिमेंट्स और कोई भी सब्सटेंस और कोई भी क्रिएचर, नॉन लिविंग क्रिएचर और नॉन लिविंग थिंग, ओके, किसी के भी बीच में लगता है। ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी खासियत है, इसकी वजह से हमने इसको इम्प्रूव किया है। दूसरा, तो एप्लीकेबल टू ऑल बॉडी, ये पहला पॉइंट था। ओके, ऑल बॉडीज इन दी वर्ल्ड। दूसरी उसकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ऐसे ही सिर्फ कोई एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट कर कर उन्होंने ये नहीं बोल दिया कि हाँ ये ग्रेविटी है एंड ऑल। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को, उन्होंने अपने थियरम को, अपने लॉ को सपोर्ट किया है बाय द मैथमेटिक्स। उन्होंने मैथ्स दिया है। ओके, मैथमेटिक्स से सपोर्ट कि भाई तुम ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, तो इसके बीच में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मैथ्स से सपोर्ट किया है। मैथ्स से मतलब मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और फिर मैंने बोला कि अरे देखो ऐसा ही हो रहा है, तो फिर तुम बोलोगे सर कैसे पता चला, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, फिर से करके दिखाओ, तो मुझे फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। एट द टाइम यू विल अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो है ही, एट द सेम टाइम मैथ्स भी है। अब मैं बोलूँ एक्सपेरिमेंट तो बहुत खर्चा है, एक ही बार हो सके ऐसा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन तुम्हें प्रूव करना है। मैथ्स से भी मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैथ्स से। ओके, दो मेथड होते हैं कोई भी लॉ को वर्ल्ड में प्रूव करने के लिए। एक होता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच
और एक होता है एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच मतलब कि मैथमेटिक्स, ओके, जो मैथ से हम एनालिसिस करके हम प्रूव करते हैं, जैसे हम RHS इज इक्वल्स टू LHS इज इक्वल्स टू RHS, शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, कितना कुछ प्रूव करते हैं मैथ्स में। तो एक होता है मैथमेटिक्स मतलब कि एनालिसिस वाला अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच बोलते हैं जिसे, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एंड एनालिटिकल अप्रोच। तो मैथ से भी सपोर्टेड, मैथमेटिक्स से सपोर्ट किया गया है उन्होंने अपना लॉ। दैट्स व्हाई सर आइजैक न्यूटन ने जो लॉ दिया है इज यूनिवर्सल लॉ, और यूनिवर्स में वो एप्लीकेबल है, कोई भी बॉडी के बीच में एप्लीकेबल है, इसीलिए हम सब ने, पूरे के पूरे वर्ल्ड ने उसको अप्रूव किया है। अंडरस्टूड? तो 1 मार्क में या 2 मार्क में ये चीज पूछी जा सकती है कि भाई क्यों उनके वर्क को ही हमने मतलब थप्पा मार दिया, अप्रूव कर दिया। ओके, सो दिस 2 थिंग्स आर देयर। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आया? देन से तो पहले तो लिख लो, ओके, लिख लो। हम उन्होंने जो दिया है तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, केपलर्स लॉ हम बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं, पहले यूनिवर्सल लॉ ही डिस्कस करते हैं। सो लिख लो एक सेंटेंस, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body, attracts every other body, every body in the universe attracts every other body with a force, with a force which is directly proportional, which is directly proportional to the product of, which is directly proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them, to the square of the distance between them. ओके, क्या बोल रहे हैं उन्होंने जो लॉ दिया वो, कि भाई ये जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स है इट इज द अट्रैक्शन फोर्स, ना कि रिपल्शन फोर्स। तो ये कितना होगा वो लॉ मैथमेटिक्स से बताया है। तो बोला है कि ये जो लॉ है, ये जो फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब एक मास है से m1, एक बॉडी है उसका मास है m1, दूसरी बॉडी है उसका मास है m2। So it is directly proportional to the product of the masses of both the bodies. Okay. मतलब कि दोनों के मास कितना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये हमारा फोर्स, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब m1, जैसे कि भाई ये वॉल है और मैं हूं, हमारे बीच में भी, वॉल और मेरे बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिस्टेंस के, उसके मास के ऊपर, एट द सेम टाइम वहां से यहाँ जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि कहीं पर सपोज तुम लोगों के स्कूल में कोई एक वॉल है, वहां से वो और मैं यहाँ हूँ, तो भाई हम दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये वॉल और ये मैं यहाँ, ये वॉल के साथ भी मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, तो सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। नहीं तो सोचो कोई दो ही बॉडी होती, ऐसा समझो कि पूरी यूनिवर्स में सिर्फ ये वॉल है और मैं हूं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता, ओके, वॉल का मेरी तरफ या मेरा वॉल की तरफ, हम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होके कोलाइड हो जाते, चिपक जाते। मैंने बोला ह्यूमन के बीच में भी लगता है, तो ह्यूमन के बीच में लगता है तो चिपक क्यों नहीं जाते? ओके, अट्रैक्ट करके ऐसे डुडुम आ जाओ नहीं ऐसे नहीं आ सकते। ओके, वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन एक जगह से थोड़ी अट्रैक्शन लगता है।
बाकी जगह से भी अट्रैक्शन लगता है, तो वो हमें बैलेंस करके रखते हैं। जैसे कि प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट्स, तो सन हमारी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अभी सन लगा रहा है, हम भी लगा रहे हैं सन के ऊपर, लेकिन हमारा जो लग रहा है वो कम है कंपेयर टू जो सन हम पे लगा रहा है। क्यों? हमारे मास छोटा है, हम छोटे हैं, अर्थ छोटी है, इसके लिए कंपेयर टू दी सन। ओके, तो वो हमें खींच सकता है, फिर भी हम अट्रैक्ट हो गए ऐसे धड़ाम उसके साथ चिपक नहीं जाते, या फिर मून आके ऐसे अर्थ के साथ क्रैश नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक दो ही बॉडी नहीं है पूरे यूनिवर्स, इनफाइनाइट बॉडीज है, और कंटिन्यूअसली तुम बॉडी को डिस्ट्रॉय करो तो नई बॉडीज बन जाएगी। ओके, तो सारे फोर्सेस लग रहे हैं, दैट्स वाई हम, और उनके बीच का डिस्टेंस भी मैटर करता है। ओके, जैसे कि हम अर्थ पे है तो भाई हमें सन भी लगा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हमें सपोज प्लूटो भी लगा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो, याद है ना? ओके, इट्स नॉट अ प्लेनेट एनीमोर, इसलिए हम उसको ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं। ओके, लेकिन वो आया था ना, देखा ही होगा शायद तुमने कि भाई बी लाइक प्लूटो। ओके, 2005 तक 6 तक तुम उसको प्लेनेट में गिनती कर रहे थे, और उसको मतलब कितना प्लेनेट में गिनती कर रहे थे हम प्लूटो को कि भाई 9 प्लेनेट्स आर देयर, ये वो, और फिर उसके बाद जो डेफिनेशन है प्लेनेट की वो चेंज होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है, अच्छी मतलब और अच्छी वो अपग्रेड हुई, और वो डेफिनेशन में वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो बोल रहे आज से तुम प्लेनेट नहीं। तो प्लूटो तो जहां था वही है, जो कर रहा था वही कर रहा है, इसलिए बोलते हैं, ऐसे आया था मीम एंड ऑल कि बी लाइक प्लूटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे प्लेनेट में गिनो, तुम मुझे प्लेनेट में ना गिनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले जो कर रहा था आज भी वही कर रहा है, हम उसको प्लेनेट में गिने या ना गिने, हम उसकी पूजा करें या हम उसकी पूजा ना करें, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि बी लाइक प्लूटो। ओके, कि तुम्हें कुछ फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, मतलब वो 4 लोगों वाला सीन आना ही नहीं चाहिए कि 4 लोग क्या कहेंगे। डू इट वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, तुम्हें जो करना है वो करो, चलो। सो बी लाइक प्लूटो। अच्छा, तो बात चल रही थी कि भाई प्लूटो भी हमारे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, सन भी लगा रहा है, तो हम क्यों, सब लोग लगा रहे हैं तो क्यों सन के अराउंड में ही घूम रहे हैं, प्लूटो के अराउंड में घूमो। अरे नहीं भाई, उसका मास ज्यादा है, उससे हमारा डिस्टेंस कम है कंपेयर टू द प्लूटो। ओके, अगर प्लूटो का मास ज्यादा होता और प्लूटो से हमारा डिस्टेंस कम होता तो हम प्लूटो के अराउंड में घूमने लगते। समझ में आ रहा है? सो मैटर्स, क्या मैटर्स? मास मैटर्स एंड डिस्टेंस मैटर्स। सो डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो से डिस्टेंस इज डी, तो उसका स्क्वायर। ओके, तो ये जो फोर्स है वो मास के साथ भी प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ भी प्रोपोर्शनल है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो F इज इक्वल्स टू g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर और r स्क्वायर, वॉट एवर यू डिनोट। एक्चुअल में है क्या, डिस्टेंस है, r लिखो या d लिखो। ओके, सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which was given by the आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जो हमने बोला ना कि भाई सपोर्ट्स, मैथमेटिक्स का सपोर्ट है, ये रहा सपोर्ट। ओके, कि फोर्स लगेगा कोई भी दो प्लैनेट के बीच में, कितना लगेगा, तो इससे तुम फाइंड कर सकते हो कि कितना फोर्स लगेगा। ओके, g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। डन? ओके, समझ में आ गया? ओके, सो ये हमने फाइंड किया कि फोर्स की वैल्यू, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में F की वैल्यू हमने डिराइव की। उसके बाद आए थे हेनरी कैवेंडिश 1798। ओके, कौन आया था? हेनरी, आगे ही लिखते हैं, चलो ना। तो ये जो हेनरी कैवेंडिश थे 1798 में, उन्होंने यहाँ पर जो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जिसको हमने जी नाम दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जी की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की थी। ओके, सो जी की वैल्यू ये जो फाइंड की थी, याद रख लो, दैट जी इज इक्वल्स टू, याद ही रख लेना अभी, 6.67 into 10⁻⁻⁸
11। ओके, न्यूमेरिकल में कभी दी जाती है कभी नहीं दी जाती, हमें याद रख लेनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये वैल्यू 6.7 या 6.6 ले सकते हैं 6.7 भी ले लो या 6.7 ही लो अगर लेते हो तो, और दोनों लिखना हो तो 6.67। ओके, ले सकते हैं, आंसर सही आएगा 10⁻⁻11। अगेन यूनिट के लिए याद ना रखना हो तो यूनिट हम याद रख सकते हैं G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर और r स्क्वायर, देयरफॉर G इज इक्वल्स टू f d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। तो f ये G का फॉर्मूला हमने लिख लिया, तो f का फोर्स का यूनिट है न्यूटन इंटू डी स्क्वायर, तो डी मतलब मीटर में ले ले तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 दैट इज इक्वल्स टू kg दैट इज kg का स्क्वायर। सो जी का यूनिट हमारा आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। ओके, दैट इज द यूनिट। कैसे, हमारा फोर्स का फॉर्मूला तो है ही, उसमें g को एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ तो d स्क्वायर f से मिल जाएगा, एंड सबके यूनिट लिख लो। f का यूनिट न्यूटन, d का यूनिट मीटर, उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, m का यूनिट kg, वो भी दो बार है तो kg का स्क्वायर, आ गया यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर। आया समझ में? ओके, एक्चुअली हेनरी कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेस पे ये मिला हुआ है। ओके, तो ऊपर से बता देता हूं क्या एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ऊपर से, ऐसे सिलेबस में नहीं है लेकिन जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक रॉड है, ओके, ये रॉड के यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पर भी एक बॉल है, बॉल इन द सेंस स्फीयर है। ओके, तो दो ऑब्जेक्ट आ गए और एक रॉड के दोनों साइड ये ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। अगेन यहाँ से एक रोप से ऐसे बांधा हुआ है, जस्ट लाइक हम वो जो मेजर सब्जी लेने जाते हैं तो कैसे हम वो वेइंग मशीन होता है ना, ओके, एक साइड रखा kg 1 kg और फिर एक साइड 1 kg फ्रूट रखे, तो वैसा ही बना दिया गया है। यहाँ बॉल और यहाँ बीच में से हम पकड़ सकते हैं। ओके, तो क्या होगा कि ये दोनों है, अब ये दो बॉडी है, दोनों बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब कर क्या रहे हम, ये जो बॉल है उसके पीछे एक बड़ा बॉल रखते हैं, बड़ा स्फीयर, जितना इसका मास है और साइज है उससे भी डबल। ओके, और ये जो है उसके आगे एक रखते हैं, इसके पीछे रख दिया और इसके आगे रख दिया। होगा क्या, ये दोनों बॉडी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये दोनों बॉडी मतलब ये बॉल और यहाँ जो बड़ा बॉल है वो, और ये छोटा बॉल और उसके आगे जो बड़ा बॉल है, ये दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये सबके बीच में लगेगा भाई, ये दोनों सबके बीच में लगेगा तो सही, लेकिन मेनली नजदीक कौन है, ये लोग नजदीक है। ओके, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। होगा क्या कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगा रहा है, बड़ा बॉल ये छोटे बॉल पे लगा रहा है तो इसको ऐसे खींच लेगा ऐसे, और ये बड़ा बॉल ये छोटे बॉल पे भी लगा रहा है तो ये इसको ऐसे खींचेगा। मतलब ये छोटा बॉल ये बड़े बॉल यहाँ लगाया था पीछे और इसको आगे लगाया था, तो ऐसे रोटेट करेगा। ये ऐसे पकड़ा हुआ है तो ये रॉड कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। समझ में आया? ये रॉड क्या है, यहाँ एक बॉल है, यहाँ एक बॉल है, ये बॉल के पीछे एक बड़ा बॉल है और ये बॉल के आगे एक बड़ा बॉल है। तो ये जो बड़ा बॉल है वो छोटे बॉल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये साइड वाला ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है और ये साइड वाले के आगे बॉल है तो ये उसके साइड अट्रैक्ट होगा। पीछे होता तो ऐसे अट्रैक्ट होता, लेकिन आगे है तो कैसे अट्रैक्ट होगा, ऐसे अट्रैक्ट होगा। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये रोटेशन हो रहा है। समझ में आया? ओके, तो ये ऐसे रोटेशन हो रहा है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है और यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो रोटेशन कितना हो रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। मतलब ये कितने एंगल से रोटेशन हो रहा है, 30 डिग्री 45 डिग्री कितना 90 डिग्री। ओके, तो कितना रोटेशन हो रहा है वैसे। तो एक्चुअली ये जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यही फॉर्मूला से Gm1 M2 अपॉन, मतलब के फोर्स तो फाइंड कर सकते हैं हम। ओके, Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स इतना ही होगा, G की वैल्यू अभी नहीं मिली लेकिन फोर्स तो इतना ही होगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, फोर्स है। ओके, तो फोर्स की वैल्यू हमने रख दी, तो उसमें M1 M2, तो भाई ये M1 है ये M2 है।
सपोज इन लोग का भी लिखे तो ये m1 है, ये m2 है, लाइक दैट। नेट फोर्स लेंगे हम, इनका भी नेट फोर्स और उनका भी नेट फोर्स। तो नेट फोर्स लिया तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ले लिया, लेंथ ले ली, मतलब ये यहाँ से यहाँ ये जो रॉड जिसके ऊपर बॉल स्टिक किए हुए थे उसकी लेंथ ले ली L। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस वो क्या मिलता है हमें, टॉर्क मिलता है, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था। ओके तो फोर्स इनटू डिस्टेंस टॉर्क एंड इनटू ये अगेन ये मूव कर रहा है, एंगुलर रोटेट कर रहा है ना ये, तो ये कितना मूव कर रहा है, तो दैट इज से थीटा। तो ये इसमें अगर उन्होंने वैल्यू रख दी क्या, से f की वैल्यू g m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर इनटू l इनटू टाउ इनटू थीटा। तो इसमें उनके पास m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है, डिस्टेंस भी है, लेंथ भी है, टॉर्क कितना लग रहा है वो भी है, क्योंकि कितना लगेगा, कितना फोर्स से वो घूमेगा वो भी है, और कितने एंगल में वो घूम रहा है वो भी है, सारी वैल्यू है। सारी वैल्यू पुट करी तब जाके उनको ये g का वैल्यू मिला विच इज 6.67 into 10⁻⁻11। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अंडरस्टूड। ओके तो हेनरी कैवेंडिश ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेस पर उन्होंने g की वैल्यू फाइंड की, दैट इज 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। डन। ओके so this is about introduction as well as universal law of gravitation। तो universal law of gravitation हमने देखा, अब उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है, दैट न्यूमेरिकल वी विल सॉल्व, साथ साथ में ही देखेंगे, अदरवाइज हम थियरी अगर फिर भूल जाए तो न्यूमेरिकल फिर होगा नहीं। तो यही सिंपल फॉर्मूला के बेस पे एक न्यूमेरिकल है, दैट वी विल सी, आई थिंक इट इज सेकंड कैपलर बाकी है ना, हाँ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये रहा जो हमारा नई बुक के अकॉर्डिंग 7.2 अदरवाइज 8.2। तो क्या बोला है देखो, 3 इक्वल masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। मतलब कि हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, यहाँ पर है मास m, यहाँ पर दूसरा मास है और यहाँ पर तीसरा मास है, और ये तीनों का मास मतलब कितना है m m और m, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब साइड क्या हो गई, सेम हो गई। ओके व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड g ऑफ द ट्राइंगल। सपोज ये मेरा सेंट्रोइड है ट्राइंगल का g, तो यहाँ पर भी मास रखा हुआ है, वो कितना है, ट्वाइस m। यहाँ पर सपोज 1 kg 1 kg 1 kg, तो यहाँ पर रखा हुआ है 2 kg। ओके 2m रखा हुआ है, 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड। अच्छा पहला दो पार्ट है क्वेश्चन में, तो पहला पार्ट है कि भाई व्हाट इज द फोर्स, मतलब ये g के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, g के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो g के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा सकता है, जितने मास उतने फोर्स। तो g के ऊपर मास वो ऊपर वाला मास दैट इज a पे रखा हुआ है, वो फोर्स लगा सकता है। सो से वी कैन राइट से f g पे लगने वाला बाय a, तो f g लग सकता है, और क्या लग सकता है, तो f g b भी लग सकता है, और क्या लग सकता है, f c f g ड्यू टू c वो भी लग सकता है। इतने ही लगेंगे क्योंकि वो यही बॉडी है, तो g के ऊपर इतने फोर्स लग सकते हैं। ओके तो यही फाइंड करना है। तो देखो बुक में जो गिवन है वहां पे हम आते हैं वापस, लेकिन क्या क्या, हाँ वहां पे गिवन है AG BG एंड CG इज 1 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस AG BG एंड CG, मतलब दिस इज 1 मीटर, दिस इज आल्सो 1 मीटर एंड दिस इज आल्सो 1 मीटर। ओके और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उनकी साइड भी क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी। डन, इतना गिवन है AG BG और CG 1 मीटर। यस ओके नाउ अब बुक में से सॉल्व करें, अगर ऐसा ही क्वेश्चन 1 मार्क में लिए पूछा जाए 1 मार्क के लिए, ओके तो फटाफट अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। सो उसमें देखो जनरली ये हम अगर वेक्टर से सॉल्व करें तो से दिस इज हमारा ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, ओके और ये तीसरा हो गया। डन। तो अगर उससे सॉल्व करें तो देखो हमारा जो FGA है इट्स लाइक दिस, देन वही पॉइंट से F
जी बी ड्रॉ करते हैं वो ऐसे जा रहा है तो उसके पैरेलली ड्रॉ करेंगे। जैसे जा ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया, अब ये जहां जा रहा है उसके पैरेलली ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये था से एफ जी ए, ये था से एफ जी बी, फिर तीसरा कहाँ गया ऐसे, तो इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच जाएंगे। सो दिस इज एफ जी सी। ओके, तो जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच गए। दैट मीन्स, और सारी की सारी वैल्यू क्या है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ भी m है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है। अगर यहाँ पर कहीं पे कुछ और होता, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 3m है, 3/2m है, ऐसा कुछ होता तो ये 0 होता नहीं। लेकिन सेम है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तीनों जगह m है। तो वो तीनों जगह m की वजह से जो 2m है उस पे लगने वाला फोर्स अगर साइकिल वाइज वेक्टर से देखें हम तो वो क्या हो जा रहा है, एफ नेट 0 हो जा रहा है। समझ में आया? ओके, तो ये फास्टली अगर करना हो 1 मार्क के लिए तो हम ऐसे कर कर वर्डिंग में तुम लिख सकते हो। सो एक मेथड हुई, वैसे दूसरी भी मेथड है। सो से बताऊं, अच्छा चलो बता ही देता हूँ ना, यूजफुल होगी। सो से ये हमारा हो गया एफ ए जी। ओके, एफ जी एफ जी। अब यहाँ पर एक है दैट इज एफ जी बी और यहाँ पर है दैट इज एफ जी सी। तो एफ जी बी और एफ जी सी उनकी वैल्यू क्या है, सेम है। और तीनों के बीच में एंगल कितना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो ये कितना एंगल होगा, 120 120 एंड 120। डन। ओके, 360 होना चाहिए ना, तो हो गया 360। सो 120 120 120। तो ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। ओके, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, कि अगर दो वेक्टर की वैल्यू सेम है, मतलब वैल्यू इन द सेंस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वैल्यू इन द सेंस कहाँ गए, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ से एफ जी बी की डायरेक्शन एज वेल एज वैल्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एफ जी सी। अगर ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, डायरेक्शन नहीं मतलब मैग्नीट्यूड, सो ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम है, एंड उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। कितना, 120 डिग्री का एंगल। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है। सो 120 डिग्री का एंगल है, एक कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, 120 का एंगल है। तो उनका जो रिजल्टेंट मिलेगा उसकी वैल्यू भी इनकी जो वैल्यू है उतनी ही होगी। रिजल्टेंट, ये दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा, थर्ड वन रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू ये दोनों जितनी होगी। चलो मान लो कि ये बी है और सी है, तो उसका रिजल्टेंट को हम नाम दे देते हैं से बी सी। तो ये बी सी की वैल्यू कितनी होगी, इनकी जितनी है ना उतनी ही वैल्यू होगी। कितनी, एफ बी सी। मतलब इनका है सपोज वैल्यू कुछ 10, तो इसका भी 10, इसका भी 10, सबका 10 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। ओके, और दोनों के बीच की डायरेक्शन आएगी, तो ये 120 ये 120, तो बीच की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। ये क्या आ गया, एफ बी सी। ओके, अब देखो ये एफ जी ए ऊपर लग रहा है, उसकी जो वैल्यू है, देखो ये तीनों की वैल्यू सेम थी, ये 1 2 3, डन। 1 2 3 तीनों वेक्टर की वैल्यू सेम है। क्यों, क्योंकि सारे के मास भी सेम है, mm, डिस्टेंस भी सेम है 1 1 1, सेंट्रोइड से डिस्टेंस भी सेम है। तो ये दोनों और ये तीनों के तीन 1 2 3 उनकी वैल्यू सेम है। अब ये, और हमने क्या बोला, अगर दो सेम है और 120 है तो उसके रिजल्टेंट का भी सेम होगा। मतलब एक्चुअल में ये 3 और ये चौथा कौन था, एफ जी ए। ये चारों की वैल्यू क्या है, सेम है, चारों की वैल्यू सेम है। लेकिन अब डायरेक्शन का देखो, ये एफ जी ऊपर है और एफ बी सी कहां पे है, नीचे है। समझ में आ रहा है, एफ बी सी कहां पर है, नीचे है, और एफ जी ए कहां पर है, ऊपर है। वैल्यू उनकी सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो एफ नेट जो हम फाइंड करेंगे वो अगेन आ जाएगा कितना, 0। समझ में आया, एफ नेट कितना आ जाएगा, 0। डन। ओके, तो 1 मार्क के लिए अगर सॉल्व करना, 1 मार्क के लिए नहीं, अगर तुम सब कुछ लिख रहे हो, ये जो मैंने बताया वो लिख कर वर्डिंग में भी लिख रहे हो,
तो दिस न्यूमेरिकल यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड आल्सो, बट हमें जो बुक में गिवन है हम वो मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा समझो 1 मार्क और 2 मार्क में है तो हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये मेथड गलत थोड़ी भी नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन और मेहनत ज्यादा है, तो उनको 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क में पूछना हो तो वो एक्सपेक्ट करेंगे इवेल्युएटर कि तुम ये मेथड से करो, आंसर तो वही आने वाला है 0। ओके, आंसर तो वही आने वाला है। तो हमने एक मेथड पहले देखी, ये वेक्टर मेथड, दूसरी भी वेक्टर मेथड, 2 मेथड, और थर्ड वन हम कैलकुलेशन, वो भी वेक्टर है ही उसमें भी, लेकिन कैलकुलेशन करके करेंगे। तो तीनों मेथड में आंसर तो सेम ही आना है। ये कर दिया तो चलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, बट जनरली टीचर्स जो इवेल्युएटर्स है दे एक्सपेक्ट कि बुक में जो मेथड है वो करे। क्यों वो करे? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। अगर तुम्हें 1 मार्क में पूछा है और इतना ही पूछा है, पूरा न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ इतना ही पूछा है कि नेट फोर्स फाइंड करो, और तुम ये मेथड यूज कर दे रहे हो, 100% करेक्ट है। 3 मार्क में 5 मार्क में पूछा हो फिर भी तुम ये कर रहे हो तो भी 100% करेक्ट है, लेकिन मार्क्स नहीं देंगे वो फुल, क्योंकि वो करेक्ट तो है, लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं कि तुमने एक सपोज ऐसे लिखा, ओके, रिपोर्ट राइटिंग लिखी, ऐसे लिखी, सर 1 पेज भर के लिखा फिर भी नहीं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम 2 पेज भर के लिखो, सही है, फिर भी 5 में से 3 मार्क, इसमें क्या गलती है? नहीं, कुछ गलती नहीं है, जो लिखा है वो सही है, तो फिर 3 मार्क क्यों दिए? अभी और थोड़ा लिखना था, लाइक दैट। सो जहां क्वांटिटी भी जरूरी है वहां पर सही होकर भी तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा कैलकुलेशन और लॉजिक, यहाँ भी लॉजिक तो है ही, लेकिन वहां पे मोर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम वैसे करो ज्यादा मार्क्स के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्क्स यू हैव टू यूज द मेथड। सो अब बुक की मेथड देखते हैं। चलो, तो क्या बोल रहे हैं अगेन, ये जो हमारा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर जी है, तो यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस है और ये एंगल गिवन है कितना, 30 डिग्री। ओके, ए बी सी। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो मेरा जी है, एफ, ये तो देखो वाई एक्सिस ही है, ये एक्स एक्सिस थी और ये क्या है, वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। डन। ओके, अब अगर ए की बात करें, एफ जी ए की बात करें, किसकी, एफ जी ए की बात करें, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं, वाई एक्सिस में तो है, जे कैप लिख दो, बात खत्म, जे कैप लिख दोगे बात खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बाद में डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन बी और सी के लिए ऐसा नहीं है, एफ जी बी निकालेंगे तो वो वाई एक्सिस में नहीं है और ना ही एक्स एक्सिस में है, तो उसका हमें कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। जैसे कि हम पहले के सारे चैप्टर्स में हम निकालते थे कि भाई यहाँ होगा तो ठीक है, यहाँ होगा तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे बीच में हुआ तो हम ऐसे देखते थे कि ये 30 डिग्री है और ये v है, तो हम लिख देते थे v cos 30 ये वाला, और दिस इज v sin 30। याद आया? ओके, फिजिक्स में ही हमने न्यूमेरिकल काफी गिने हैं, तो ये यूज करना है कंसेप्ट हमें वापस। तो अब एंगल पता हो जाए तो मैं वैसे ही लिख सकता हूं कि जो एंगल है वहां पर cos और जहां पे एंगल नहीं है वहां पे क्या, sin। ओके, वो हमने देखा था। तो यहाँ पर तो कोई भी एंगल नहीं है तो फाइंड करना पड़ेगा। देखो ये 30 है और टोटल एंगल देखो, टोटल एंगल हमारा 120 वाला याद रखो, यहां से यहां तक का एंगल कितना है, 120, यहां से यहां तक का एंगल भी कितना है, 120, और ये एंगल भी कितना है, 120। डन। अब ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब वो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180, ये पूरा एंगल तो 180 हो जाएगा। डन। अब वो तुम अच्छे से लिखना, मैं तुम्हें फटाफट दिखा रहा हूँ। पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो पूरा एंगल 180 है, उसमें से ये 120 निकाल दिया और उसमें से ये 30 भी निकाल दिया, तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा ना। देखो पूरी सीधी लाइन है, उसमें से 180 है, 180 में से मैंने ये 30 निकाल दिया तो इतना गया, फिर 180 में से मैंने ये 120 निकाल दिया तो ये भी गया, तो बाकी यही रहा ना, तो वो मिल जाएगा मुझे। तो 180 माइनस 120 दैट इज 60, और 60 में से भी 30 निकाल दे तो 30,
तो ये एंगल मुझे मिल गया, कौन सा, ये एंगल, जीबी वाला एंगल मिल गया मुझे 30 डिग्री। डन, समझ में आया? वो तो वैसे ही मिल जाता है सर। कैसे इतना करने का तो कैसे? जैसे हमने वो GAC का फाइंड किया था, जी AC वाले में, उसमें हमने 30 डिग्री फाइंड किया था ना, कहाँ किया हमने? वो 30 डिग्री। वो तो गिवन है, हाँ तो वो वैसे नहीं हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब 120 तो गिवन है हम लोग को, हाँ है ना। तो ये जो लाइन बन रही है आपने जो एक्सिस बनाई है, हाँ, तो वो तो उसके साथ मिलके 90 डिग्री बना रही है। किसके साथ मिलके? ये वाला नहीं नहीं, जो ये एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस, हाँ सॉरी सॉरी, प्लस प्लस, नहीं नहीं, पूरी एक्स पूरी एक्स और हाँ बस 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 पूरी एक्स, हाँ, ये जो है वो उसके साथ मिलके वो बना रही ना 90 डिग्री बन रही है ना, किसके साथ मिलकर? वाई एक्सिस के साथ। पूरी एक्स पूरी वाई के साथ 90 बनाएगी, हाँ उसका क्या? फिर वो तो 120 ये मैंने वो कैसे ये उधर उधर था ये हाँ हाँ, ये 120 गिवन है और ये 90 है। हाँ हाँ वो तो वैसे 90 डिग्री हाँ, ये भी बोल सकते हो तुम कि ये पूरा एंगल कितना है, 120 में से 90 इतना है, तो ये बाकी रहा, यस वो भी कर सकते हैं। तो फिर तुम्हें यहाँ पे वो दिखाना पड़ेगा, यहाँ जो हमने 180 माइनस 120 माइनस 30 किया, उसकी जगह तुम डायरेक्टली दिखा दो क्या कि 120 हमें पता है, उसमें से 90 गया, दैट विल बी 30। सेम कोई भी मेथड से कर सकते हो। डन। तो ये 30 एंगल हमने निकाल दिया। अब ये 30 एंगल निकाला तो क्या है, 30 एंगल जहां है वो वाला क्या हो जाएगा हमारा कॉस। ओके, तो वो हो जाएगा से हम FGB cos 30, और ये वाला हो जाएगा हमारा FGB sin 30। ये माइनस x है तो माइनस, और ये माइनस y है तो माइनस। डन। तो GB के दो कंपोनेंट मिल गए, GA का तो भाई एक ही है, बात खत्म, इसके दो मिल गए। वैसे ही इसके ढूंढेंगे तो उसके लिए भी 30 डिग्री तो गिवन ही है, तो उसके लिए क्या लिख देंगे, FGC cos 30 प्लस x है तो प्लस ही लिखेंगे, FGC sin 30, लेकिन ये माइनस यहाँ आएगा ना, तो ये माइनस y है तो यहाँ पे माइनस। समझ में आया? मिल गया सारा, सबको ऐड कर दो। ओके, देखो FGA फाइंड करे तो क्या, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। GA बड़ी फिगर यहीं पे देखो। ओके, GA ये G और ये A, तो F इज इक्वल्स टू G, तो G लिख दिया। M1 M2, तो एक का मास है M और दूसरे का है 2M, तो एक का मास M दूसरे का मास 2M। G M1 M2 डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर। D कितना है दोनों के बीच में, 1 का स्क्वायर 1 आ गया 1, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, प्लस y, तो j कैप। डन। तो FGA हो गया। देन FGB, तो FGB में दो है, क्यों, क्योंकि x और y में नहीं गिवन है, तो हमने फाइंड कर लिए है दो, तो क्या करेंगे हम दोनों का सम कर देंगे, इसका और इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करो, माइनस तो है ही, GB की वैल्यू पुट करो FGB की, तो क्या G, देन M1 M2, तो GB, तो M1 यहाँ पे क्या है, से ट्वाइस M, इसकी वैल्यू क्या है M, तो एक ट्वाइस M एक M डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, अगेन 1 ही है तो नीचे तो 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन ये जो आ रही है वो GB की वैल्यू जो होगी वही यहाँ पर भी GB की वैल्यू है, और डायरेक्शन के लिए ही तो ये किया है cos 30 और sin 30। समझ में आया? तो वो क्या होगा, देखो इन्होंने पहले से ही कॉमन ले लिया है, लेकिन हमें लिखेंगे कैसे, GM 2M डिवाइडेड बाई 1 cos 30 माइनस वो आई कैप, माइनस आई कैप, ये साइड है ना, माइनस x में है तो माइनस आई कैप, और ये माइनस j में है तो माइनस j कैप। डन। ओके, तो वो लिख दिया यहाँ पे, उसमें GM 2M कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया और ये बचा। देन वैसे ही सेम वे में GC निकाला, तो ये तीनों समझ में आ गए। पहले तो ये देख लो, ये तीनों स्टेप समझ में आ गए कैसे लिखे हैं, उन्होंने कॉमन पहले से कर दिया है, लेकिन हम अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि ये मैं इसको प्लस करूं तो मुझे दिख रहा है FGB, तो FGB को बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस cos 30 माइनस sin 30, तो वही तो है माइनस cos 30 माइनस sin 30 विद द डायरेक्शन माइनस आई कैप माइनस j कैप। डन। वो तीनों तीन लिख दिए, वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल गया। M की वैल्यू M, 2M की वैल्यू 2M, G की वैल्यू 6.67 into 10 raised to minus 11, then cos 30 की वैल्यू √3/2
ओके एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 1/2 याद रखना। ओके तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। लेकिन ये सब वैल्यू तुम पुट करोगे उससे पहले ही सब कुछ कट हो जाएगा। पुट करोगे तो भी पुट करने के बाद कट हो जाएगा, लेकिन कट ही होने वाला है तो मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 0। ओके तो देखो यहाँ पर हमने सबका सम कर दिया, दैट इज रिजल्टेंट। अब देखो रिजल्टेंट कैसे मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिला, जी एम 2m, तो 2 तो बाहर हो गया, m इंटू एम क्या हो जाएगा, m²। सो जी कहाँ गया, जी 2m² j कैप डन, प्लस यहाँ पे वापस 2gm², तो 2gm² इंटू ब्रैकेट माइनस ये पूरा ब्रैकेट, फिर यहाँ पर भी 2gm², यहाँ पर पूरा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, ये 0 लिख दिया। 0 कैसे लिख दिया, देखो यहाँ पर 2gm² माइनस i कैप cos 30 एंड ये 2gm² प्लस i कैप cos 30, तो एक माइनस एक प्लस कट। ओके देन यहाँ पर 2gm² माइनस j sin 30 एंड 2gm², ये तो दोनों माइनस कैसे हो गए। ओके 2gm², उन्होंने गलती की है या फिर हमने लिखा है ना, देखो हम पहले यहाँ देख लेते हैं। ये क्या था, ये माइनस आया और ये माइनस आया, दोनों माइनस आए, करेक्ट है। सी में एक प्लस आया है, ये रहा एक हमारा प्लस, और एक माइनस आया है, करेक्ट है। ओके सो ये जो प्लस और माइनस है वो कट हो जाएगा, और माइनस और माइनस है, करेक्ट है, माइनस और माइनस है उसको रहने दो। तो क्या होगा, देखो क्या आया मेरा नेट रिजल्ट, 2gm² j कैप, ये तो है ही पहला वाला। अब उसमें से ये माइनस आई और प्लस वाला कैंसिल हुआ है, बाकी का तो है, तो बाकी का लिख दो। ये 2gm² इंटू, देखो माइनस में है 2gm² इंटू साइन 30, तो 1/2। ओके और यहाँ पे क्या है, कौन सा कैप है, माइनस कर दिया ना, j कैप। ओके और माइनस ये क्या है, माइनस 2gm² साइन 30 की वैल्यू वापस 1/2, ये क्या आ गया वापस, j कैप डन। 2 करता नहीं, तो हाँ कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा और ये 2 भी कट गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये माइनस gm² j कैप, वही हुआ 2 बार। ये तो जैसा है वैसा ही है, ये क्या हो गया, माइनस 2gm² j कैप, ऐसा हुआ ना। ये एक बार है और ये दूसरी बार, तो 2 टाइम्स लिख सकता हूं मैं। तो ये देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, ये भी कट हो गया है, तो फाइनल आंसर 0 आया समझ में। ओके सो दैट वी हैव सीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स A इज डबल्ड। कि भाई अब नेट फोर्स क्या होगा अगर मास एट द वर्टेक्स A डबल हो जाए, मतलब m की जगह क्या हो जाए, अब 2m हो जाए, 500 की जगह 1 kg हो जाए, 1 kg की जगह 2 kg हो जाए, डबल हो जाए। तो कुछ नहीं करेंगे हम, जहां पे वो है वहां पे 2 लिख देंगे, तो इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं। हमने कहाँ लिखा था, ये सब लिखा था। अब ये जो FGA है, ओके ये FGA की वैल्यू ही तो लिखी है हमने, ये 2gm², ये m² कहां से आया, यहाँ पे एक्चुअल में था 2, हटाओ 2 नहीं, यहाँ पे क्या था, g देन m एंड देन m, ये किसके बीच में था, यहाँ पे 2m था, राइट, 2g और डिवाइडेड बाई d², ऐसा था f की वैल्यू, याद है ना। यहाँ बड़ा लिखता हूँ, देखो f की वैल्यू क्या थी, g m, कौन सा m, g a वाला क्या था m, और g वाला क्या था 2m डिवाइड बाई d², तो 1 का स्क्वायर, तो आ गया gm2, ये आ गया ना 2gm², तो ये 2gm² आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि a वाला जो मास है वो डबल्ड हो जाएगा, तो हम सिर्फ इतना ही चेंज करेंगे, ये g m की जगह ये क्या हो गया 2m, gm वाला तो जो था वही, g वाला तो जो था वही है, तो अब क्या हो जाएगा 2 2 4m², 4gm²। तो यहाँ जहां पर क्या था 2gm² था, उसकी जगह अब क्या हो गया 4gm²। तो हमारा जो फाइनल आंसर है यहाँ पे क्या आ जाएगा 4gm²। तो 4gm² में से 2gm² निकल गया, तो बचा क्या 2gm² j कैप।
दैट विल बी द आंसर, एज सिंपल एज दैट। तो कहाँ गया ये रहा 2gm² j कैप, दैट्स इट। जो वैल्यू है वही रखनी है, सिर्फ a पे m था उसकी जगह 2m लिख दो, तो यहाँ जहाँ 2gm² आ रहा था वहाँ 4gm² आ जाएगा, और वो उसके साथ 2 कट गया तो 2 बाकी रहा। सिंपल, पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया। न्यूमेरिकल इजी है बट बहुत बार पूछा जाता है। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने देखा न्यूमेरिकल नंबर 8.2 और से 7.2। नाउ वी हैव टू सी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्या देखना है? ये वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये? देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। क्या? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? बहुत ही सिंपल, ऐसा समझो ये अर्थ है। ओके, यहाँ पर सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट था पहले से, यहाँ ऑब्जेक्ट है ये वाला। ओके, अब ये इसको मैं उठा के हाइट दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हाइट दे रहा हूं, उसको उठा रहा हूं। तो यहाँ ये हाइट दे दी, ये हाइट दे दी, तो उसकी वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। याद है ना सब कुछ? पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से यहां उठा रहे हैं हम, तो ग्रेविटी के ऑपोज में काम कर रहे हैं। ग्रेविटी के ऑपोज में काम कर रहे हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। फ्री वर्क तो होगा नहीं, ऊपर से नीचे फेंकू तो उसे छोड़ दो तो वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, वो तो फ्री वर्क है। ओके, फ्री फॉल जिसे हम बोलते हैं, फ्री फॉल। लेकिन नीचे से ऊपर जाना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट बोल क्या रहे हैं कि ये जो वर्क डन है, ओके, ये जो वर्क डन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वही क्या है? मेरी पोटेंशियल चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पी। ओके, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ऐसा समझो यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब उठा के हम ऊपर ले जा रहे हैं तो अब तो और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। मतलब ऐसा समझो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहां से ग्रेविटी गिनी जाती है सेंटर ऑफ द अर्थ से। सो इतनी पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी उसके पास है, हम और ऊपर ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई। ओके, सो ये जो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल्स टू यहां से यहां ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा। ओके, डन। सो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन। ओके, एंड दैट यू कैन सी, देखो ये रहा, दैट यू कैन सी, अगर ये वर्क डन है उसको अगर मैं मानूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा समझो कि मेरा पॉइंट पहले से यहाँ था। ओके, पहले कहाँ था? ये 1 और ये 2। पहले पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ इसकी हाइट है यहाँ से h1 और यहाँ से हाइट है क्या? h2। तो ये क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मतलब क्या? mg, ma और mg ग्रेविटी की वजह से तो g आएगा, तो फोर्स मतलब mg। एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? पहले था h1 पे और फिर हो गया h2 पे। h2 ज्यादा है तो से h2 माइनस h1। डन। वही लिखा है देखो, W इज इक्वल्स टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर दैट W की वैल्यू क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स इज इक्वल्स टू mg और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू h2 माइनस h1, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। So therefore I can say change in the potential energy का इक्वेशन है that will be equal to change in the potential energy का इक्वेशन है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, mgh। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो mgh है देखो, mgh2 माइनस mgh1। सो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला आ गया mgh2 माइनस h1। अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम v से डिनोट करें, कैपिटल V,
हमने देखा था इसके पहले के चैप्टर में, जो कोलिजन कर रहे थे वो टाइम पे। सो कैपिटल वी वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल वी से अगर हम डिनोट करें तो वो हो जाएगा से v2 minus v1। डन। ओके, सो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी वी कैन राइट एज v2 minus v1। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट से mgh2 minus h1 दैट इज v2 minus v1। ये कब, दो कंडीशन है ये फॉर्मूला कब, जब g वी आर टेकिंग एज कांस्टेंट mg, कहीं पर भी कुछ भी कर लो तुम, अर्थ में कहीं पर भी तुम यूज करो, यहाँ दो ड्रॉ करो, यहाँ 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 यहाँ, हमने क्या ले लिया, g ले लिया डायरेक्ट। दैट मीन्स हमने एज्यूम कर लिया कि g सब जगह क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा एज्यूम कर लिया। सो जब सब जगह एज्यूम कर लिया कांस्टेंट है, एट दैट टाइम वी विल यूज दिस। डन। बट व्हेन वी आर टेकिंग g इज नॉट कांस्टेंट, g को कांस्टेंट ना ले, g वेरी करता है विद द डिस्टेंस। क्लास 9 में हमने देखा भी था कि पोल्स के अराउंड में ग्रेविटी चेंज हो जाती है। ओके, क्योंकि हमारी ग्रेविटी एक्चुअली है, हमारी अर्थ ऐसी है, राइट। ओके, ऐसी सिकुड़ी है। तो सपोज यहाँ जो ग्रेविटी है, अब जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे फाइंड करो तो अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। पूरा सेम रेडियस नहीं है, पूरा सर्कल है नहीं। तो अगर यहाँ से गिने तो ये डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम है तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। ओके, तो यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगी और यहाँ पर कम लगेगी। ओके, तो वो उसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है। लेकिन हमने क्या समझा कि जो ग्रेविटी है इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ वो चेंज हो रही है। पहले तो चेंज ना हो उसका फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर लिया। मतलब डिराइव क्या, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू रखी mg, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखी h2 minus h1, तो वही फॉर्मूला बन गया mg h2 minus h1। तो वो कब, जब g कांस्टेंट ले तब। लेकिन g वेरी कर रहा हो तो हमने पहले तो बात की कि g वेरी करता है, किसके रिस्पेक्ट में वेरी करता है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में g वेरी करता है। तो वो जो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में g वेरी करता है, दैट फॉर्मूला वी विल सी टुमारो। ओके, ये फॉर्मूला है कौन सा वाला, दिस। अगेन इतना ज्यादा प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उसमें ये प्रूफ यूजफुल होगा। दैट्स व्हाई वी विल सी दिस प्रूफ। ओके, तो ये देखेंगे एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, ये जो फॉर्मूला देखा उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो देखेंगे, केपलर्स लॉ एंड ऑल। तो बेसिकली बाकी सारे जो चैप्टर्स थे उसकी कंपेयर में चैप्टर छोटा है, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।